एक तो हाउस में बोलते हैं कि 2 माले की बिल्डिंग महाडा की 10 माला बन रही है, किसके नेतृत्व में बन रही है, किसकी निगरानी में बन रही है, रिपेयर का परमिशन कौन दे रहा है उसको। हुआ ये कि 9 तारीख को आने के बाद 10 जून को इस बिल्डिंग का टॉयलेट का पोजीशन गिर गया। निशानपाड़ा रोड पे अनअथराइज्ड काम चालू है। होता क्या है कि उसका जो करने वाला उसके बच्चे को यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया आपने। आर्किटेक्ट ने क्या किया कि अपने वो उसको डर आईटीआई वाले से नहीं था, उसको डर उसमें जो चोरी थी, काली बेईमानी थी, उस डर से वो बाहर। कहा ना कि मैं थोड़ी बुलडोजर जाऊंगा चलाने, लेकिन आपको बुलडोजर और 15 साल के एमएलए हैं, आप बुलडोजर और भूख हड़ताल की जरूरत नहीं है। साहब ने बोला कि अगर हमारे इलाके में कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो मेरी ऑफिस पे आए। अरे भाई, आप यहाँ के आमदार हो, एमएलए हो, और आप सीनियर एमएलए हो, 15 साल के एमएलए हो, आपकी ऑफिस पे आने का क्या मतलब है? खुदा ना खास्ता उस बिल्डिंग का कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बीएमसी होगी, महाडा होगी, या भूख हड़ताल पे बैठने वाले लीडर होंगे? अस्सलाम आज वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं सद्दाम पठान और आप देख रहे हैं डोंगरी एक्सप्रेस। आज हम आए हमारे समाजवादी पार्टी के जो यहाँ के मुंबई के सेक्रेटरी है जैद खान साहब के पास। आज हम यहाँ पर विज़िट किए हमारे कुछ दिन पहले जो हमारे 130, 131, 133 बेग मोहम्मद चौल का जो मुद्दा उठा था, जहाँ पर अमीन पटेल साहब ने भूख हड़ताल की बात करी थी, वहीं पर हम जैद खान से इस चीज़ के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं। कुछ दिन पहले बी वार्ड में लोगों का एक मॉब जमा हुआ था बी वार्ड में, जहाँ पर लोगों ने काफ़ी लोगों को नाराज़गी देखने को मिला हमें। जहाँ पर वहाँ पर हमारे अमीन पटेल साहब भी मौजूद थे। लोगों का कहना है कि उनकी बिल्डिंग के काम को रोका गया है, और वहीं पर अमीन पटेल साहब ने आके भूख हड़ताल की भी बात करी। अमीन पटेल साहब जहाँ पर असेंबली में एक जगह हम देखते हैं कि अमीन पटेल साहब जहाँ पर असेंबली में इनलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ बात करते हैं, वहीं पर अमीन पटेल साहब के मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूशन में इनलीगल आज भी जोरों शोर से चल रहा है। तो सर जानते हैं कि हम आगे ये जो 130, 131, 133 बेग मोहम्मद चौल का मुद्दे के बारे में। शुरुआत करते हैं आपके सवाल से, इब्तदाई से। बेग मोहम्मद चौल 2020 में मुंबई महाडा बीएमसी ने 21 बिल्डिंगों को डेंजर घोषित किया था, डेलिब्रेटेड घोषित किया था। पूरे मुंबई से 21 बिल्डिंग, 19,000 बिल्डिंगों में 21 बिल्डिंग। ये 2020 की बात है, जिसमें एक बिल्डिंग हमारे इस वार्ड में 133 बेग मोहम्मद चौल की बी विंग थी, जिसमें तकरीबन 81 टेनेंट हैं। सर यहाँ पर बेग मोहम्मद चौल में कितनी विंग है इधर? 3 विंग है, ए बी सी। ए और सी कनेक्टेड है। बी वार्ड बी विंग में 81 टेनेंट है। इसको डेंजरस घोषित किया था। ये 9 तारीख को 2020 में 9 जून को ये प्रिंट में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया कि मुंबई की 21 बिल्डिंगें डेंजर है, जिसमें एक बिल्डिंग ये थी। हुआ ये कि 9 तारीख को आने के बाद 10 जून को इस बिल्डिंग का टॉयलेट का पोजीशन गिर गया। अच्छा हुआ कोई इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद 16 जून को वीपी महाडा, एमपी अरविंद सावंत, पांडुरंग सकपाल, सीओ, आरआर बोर्ड, इन लोगों ने इस बिल्डिंग का विजिट किया। इन लोगों ने फैसला ये किया कि बिल्डिंग 2 दिन में खाली हो जाना चाहिए, वैकेट हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद में अच्छा, इस बिल्डिंग की कहानी अगर आप सुनेंगे तो बड़ी अजीब और गरीब है। 2016 में महाडा ने जब इसका सर्वे करवाया, आर्किटेक्ट अपॉइंट हुआ, तो उसमें 68 लाख रुपीस का काम निकला। उसने पूरी बिल्डिंग का विजिट किया। उसके बाद में ये हुआ कि वो काम जो है तकरीबन 2021 में जो पहला इन लोगों ने सर्वे कराया, उसमें 35 लाख रुपए। फिर उसके बाद में जो फिर मतलब वो हुआ, आर्किटेक्ट गजरिया अपॉइंट हुआ, उसमें 47 लाख रुपए का इसमें काम निकाला गया। अच्छा, टॉयलेट के पोजीशन के साथ में 8 रूम उससे जुड़े हुए हैं। वो उस 8 रूम को इन लोगों ने साथ में नहीं लिया। टॉयलेट का पोजीशन उसमें साथ में, टॉयलेट के ही पोजीशन को काम करने की बात हो रही है। मैं अमीन पटेल साहब का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने ये कहा कि 4-5 साल से ये टेनेंट जो हैं परेशान हैं। 4-5 साल पहले आप बी वार्ड में आ जाते और ये इस तरीके की बात करते कि मैं धरना प्रदर्शन करने वाला हूँ, भूख हड़ताल करने वाला हूँ, तो मुमकिन है 4-5 साल पहले काम चालू हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसमें हुआ क्या कि देखिए, ये सारी बिल्डिंग की हिस्ट्री आपको आ गई। टॉयलेट का पोजीशन आप बनाते हैं, टॉयलेट का पोजीशन मान लीजिए बन भी गया, तो वो जो सारी बिल्डिंग 81 टेनेंट है ना, वो हमारे लिए अहमियत रखते हैं।
कल खुदा ना खास्ता उस बिल्डिंग का कुछ हो गया, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? बीएमसी होगी, म्हाडा होगी, या भूख हड़ताल पे बैठने वाले लीडर होंगे? आज वो पूरी बिल्डिंग आज म्हाडा ने, आप इंक्वायरी करिए ना कि म्हाडा बीएमसी ने उसको जो डेलिबरेटेड डिक्लेयर किया था उसको वापस लिया क्या? आपका स्टे तो वापस हो जाएगा, काम जो कराने के लिए जो मुंबई महानगर पालिका ने स्टे लेके रखा वो तो वापस हो गया, लेकिन पूरी बिल्डिंग क्या डेंजर घोषित नहीं है क्या? कल बारिश आने वाली है, अगर अल्लाह नहीं करे कोई हादसा हो, अल्लाह नहीं करे कोई हादसा हो, सिर्फ ये टॉयलेट का काम हो जाए और वो बच जाए, लेकिन खुदा न खास्ता आने वाले दिन में क्या होने वाला है वो हमको पता नहीं है। वो हमको जब पता नहीं है तो हम कैसे गारंटी ले सकते हैं कि मतलब वो बिल्डिंग पूरी सेफ है, जबकि वो लाखों रुपया तनख्वाह पाते हैं इंजीनियर्स जो बिल्डिंग को सर्वे करते हैं, देखते हैं। पूरे 18,000 बिल्डिंगों में सिर्फ 21 बिल्डिंगों को उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये डेलिबरेटेड बिल्डिंग है, तो इसके साथ आप वो भी देखिए, वो भी निगाह में रखिए कि पूरी बिल्डिंग अगर डेलिबरेटेड है, आपने टॉयलेट का काम कर दिया, वो रहने आ गया और खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये एक बहुत बड़ा अहम मसला है। सर जैसे कि हम देख रहे हैं जहाँ पर डिलेबिल बिल्डिंग है, जैसे कि कुछ ही दूर में हमने देखा लंबी सीमेंट शॉर्ट जो एक डिलेबिल बिल्डिंग है, हमारे बी वार्ड के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनके पास ई वार्ड का भी चार्ज है। तो जहाँ पर ई वार्ड में जब डिलेबिलिट बिल्डिंग होती है तो पुलिस का उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है, वो बिल्डिंग के लोगों को एविक्यूट किया जाता है। वहीं पर हम देख रहे हैं कि हमारे बी वार्ड में जब बिल्डिंग डिलेबिलिट कंडीशन में है तो यहाँ पर लोगों को सिर्फ नोटिस देके छोड़ दिया जाता है। जब लोग बिल्डिंग गिरती है, लोग दब के मर जाते हैं, तब बीएमसी कहती है कि हमने तो वहाँ पर नोटिस लगा दिया। तो इसकी आप जिम्मेदारी की यानी इस चीज़ का जिम्मेदार कौन होगा? देखो, नोटिस की जहाँ तक बात है ना, मुंबई महानगर पालिका और म्हाडा ये लोग करते क्या है कि मुंबई की हर बिल्डिंग में नोटिस लगा देते हैं। कल खुदा ना खास्ता कोई बिल्डिंग गिर गई तो वो जवाब देने के लिए तैयार होते हैं कि हमने नोटिस लगा दिया था और ये बिल्डिंग गिर गई। तो ये सारा सिस्टम इनका बना हुआ है। और लंबी सीमेंट चाल का जो मसला है वो देखिए, रीडेवलपमेंट की बात है, उसके पीछे बिल्डर है, उसका मुस्तकबिल अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई डेवलपर तो है नहीं, टेनेंट को ही सब करना है। टेनेंट को अपनी गाढ़ी कमाई से हो, जैसे साहब बोल रहे थे कि चूड़ी और जेवर बेच के लोग पैसा लगाने जाहिर है, गरीब लोग हैं, चूड़ी और जेवर बेच कर ही पैसा लगाएंगे, तो और उनको रिपेयर का मसला हल होना चाहिए। ये दोनों बिल्डिंगों में बहुत फर्क है। सर इसमें ये भी मुद्दा है कि वहाँ के लोगों का कहना है कि आर्किटेक्चर ने सडनली बीच में से काम छोड़ के चले गया। अगर एक आर्किटेक्चर जब अपॉइंट होता है, वो नॉर्मली बीएमसी के नॉर्म्स में आता है, टेंडर भरा जाता है, जिसको टेंडर मिलता है उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्टर को पूरा रिपोर्ट दिया जाता है बिल्डिंग में उसे क्या काम करना है क्या नहीं करना है। तो ये क्या मुद्दा, सडनली बीच में आर्किटेक्चर क्यों छोड़ के भाग गया उनका काम? देखिए, महाड़ा के काम में है ना बहुत लचक है। आर्किटेक्ट ने जो काम लिया है वो समझता है कि पेपर पे अगर उसको कोई पूछताछ करने वाला है तो वो उससे बच नहीं सकता। आर्किटेक्ट ने क्या किया कि अपनी वो उसको डर आईटीआई वाले से नहीं था, उसको डर उसमें जो चोरी थी, काली बेईमानी थी, उस डर से वो भागा है। ईमानदारी से नहीं भागा, वो डर समझ रहा है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। देखिए, महाडा का मैं बताऊं आपको, साहब ने बोला कि अगर हमारे इलाके में कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो मेरी ऑफिस पे आए। अरे भाई, आप यहाँ के आमदार हो, एमएलए हो, और आप सीनियर एमएलए हो, 15 साल के एमएलए हो, आपकी ऑफिस पे आने का क्या मतलब है? आप डिपार्टमेंट के लोगों को बुला सकते हो कि मतलब वो क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे काम चालू है। और आप इस तरीके की बातें करें कि ऑफिस पे आओ, तो ऑफिस पे आने का कोई मतलब नहीं है। आपको खुद इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आपके इलाके में किन किन जगहों पे गैर कानूनी काम हो रहा है। हमको भी सब मालूम पड़ता है कि मोतीचूर के लड्डू के 25-30 डब्बे किस जगह जाते हैं, क्या होता है, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है सब। सर पहले तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे जो बी वार्ड में जो उनका जो कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के भाग गया है, तो इसके पीछे वजह के कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के भागने के पीछे वजह, देखो, इसमें उसको कोई प्रेशर आ रहा है? नहीं, क्या प्रेशर है? अगर ईमानदारी से अगर कोई काम करते हैं तो उसको कोई प्रेशर नहीं है। आर्किटेक्ट के पीछे कोई सियासी हाथ नहीं है। देखिए, जिन लोगों के पीछे सियासी हाथ होता है ना, निडर होके काम करते हैं। मैं ये टीजे राव जो एग्जीक्यूटिव है बी वार्ड का, मैं आपको बताऊं 2019 में 16 जुलाई को कैसरबाई बिल्डिंग गिरी थी, जिसमें 18 और 19 लोग शहीद हुए थे अब्दुल रहमान साहब बाबा की दरगाह के आगे। उसमें वो ट्रस्टी भी अरेस्ट हुए थे, वो सारी चीज़ें हुई थी। उसमें हुआ क्या था कि मुंबई महानगर पालिका ने तो अपने वार्ड ऑफिसर राही को सस्पेंड कर दिया। टीजे राव आज भी उसी जगह बैठा हुआ है। अच्छा, इनके रहते हुए रज्जाक बिल्डिंगें गिरी थी,
एक सीनियर टीचर मतलब रिटायर्ड टीचर उसमें दबकर उनका इंतकाल हो गया। इन लोगों ने नोटिसें दी थी, नोटिस तो आपने इसको भी दी है, सी विंग को भी, ये बी विंग को भी दी है, लेकिन कल जिम्मे खुदा न खास्ता कुछ होगा तो ये तो अपना पल्ला झाड़ देंगे कि हमने नोटिस दी है। मैं ये कहता हूँ कि ये टीजे राव जिसके रहते हुए कैसरबाई बिल्डिंग गिरी, जिसके रहते हुए रज्जाक बिल्डिंग गिरी, जिसके रहते हुए पायदुनी के पास एक बिल्डिंग गिरी जिसमें भी कुछ लोग शहीद हुए थे, दबकर उनका इंतकाल हुआ था। आज इसको इनाम क्या मिला मालूम? एक तो वो राही को तो सस्पेंड कर दिया आपने, इसको इनाम ये मिला, ई वार्ड भी मिल गया, 2 वार्ड संभाल रहा है वो, बी वार्ड और ई वार्ड। तो ये इनाम कौन दे रहा है? अगर आपने अपनी ऐनक को साफ रखा है ना, और आप अपने इलाके में कामों पे निगाह रखते हैं, आप एक तो हाउस में बोलते हैं कि 2 माले की बिल्डिंग महाडा की 10 माला बन रही है, किसके नेतृत्व में बन रही है, किसकी निगरानी में बन रही है, रिपेयर का परमिशन कौन दे रहा है उसको, वो कैसे किस तरीके से बिल्डिंग प्रपोजल में जाती है, तो आप इसके ऊपर क्यों नहीं? आपको याद होगा अब्दुल रहमान शाह बाबा दरगाह के सामने एक आईटी कॉलेज जो तकरीबन 8-10 साल हो गए उसको, मैं देख रहा हूँ 15 साल से वो कॉलेज ऐसी पड़ी हुई है। तकरीबन 15 साल से वैसी पड़ी, उसका जब ओपनिंग हुआ था ना तो पृथ्वीराज चौहान साहब आए थे और इतना हंगामा हुआ कि बस ये अगले साल ये चालू हो जाएगी, लेकिन उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं। डेवलपमेंट की जहाँ बात होती है ना, हम लोग सब कान छुपाते हैं, मुंह छुपाते हैं। आज लालच, लालच क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। निशानपाड़ा रोड पे अनथराइज काम चालू है। होता क्या है कि उसका जो करने वाला उसके बच्चे को यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया आपने। मेमनवाड़े में गैर कानूनी बिल्डिंग बनी, नाम नहीं दूंगा मैं उसका, उसको आपने अपनी पार्टी में ले लिया, पूरे इलाके में उसके बैनर लग रहे हैं, आपके फोटो छप रहे हैं, और भी कुछ हुआ होगा नहीं मालूम। इस तरीके के मतलब आप देखेंगे ना पूरा जाल बिछा हुआ है, लालच से जो या तो पार्टी में आ जाए या मतलब वो काम करे या मतलब वो जो भी मोतीचूर के डब्बे हैं वो बनावे, तो इस तरीके के हालात बने हुए हैं। तो आप ऐसा नहीं चलेगा। आप जब ये बोल रहे हो कि 2 माले का 10 माला हो रहा है, आप डिक्लेयर कर रहे हो, बोल भी रहे हो 15 साल हो गए साहब, ये सब काम रुकते क्यों नहीं? कैसरबाई बिल्डिंग का इतना बड़ा हादसा हुआ, 18-20 लोग उसमें शहीद हुए। आप वो गुलिस्तान बिल्डिंग की बात करते हैं कि उसमें वो औरतें जब रोती हुई आती हैं और वो जब कहती हैं कि हमने अपने जेवर बेच के अपना घर मकान खरीदा है, तो आपका जोश उबाल मारता है। लेकिन कैसरबाई बिल्डिंग के लोग जो शहीद हुए वो देखकर आपका जोश खून उबाल नहीं मारता? आपको ये टीजे राव जो है, जो आप महाडा में जिसको बैठा के रखा है और धड़ल्ले से उन गैर कानूनी कामों को करने का वो जिम्मेदार है, 2 माले की बिल्डिंग 10 माला कैसे हुई उसका पूरा वो जिम्मेदार है, क्यों नहीं कार्रवाई करते? और इनाम के तौर पे आपने ई वार्ड और दे दिया उसको, 2 वार्ड, कमाल है। सर जैसा आप जो बता रहे हैं वार्ड जैसा, जो हमारे टीजे राव सर है, हम देख रहे हैं कि हमारे बी वार्ड जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे जो मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी वार्ड अटैच होते हैं, वहाँ पर पिछले 15 सालों से 15 और 20 सालों से वही ऑफिसर बैठे, ना तो उनका ट्रांसफ़र होता है, ना वो जाते हैं ए बी वार्ड से सी वार्ड में आते हैं, सी वार्ड से वापस से बी वार्ड में आते हैं। सर तो ये क्या चल रहा है? नहीं, ये देखो, बनाने वाले तो किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो सकते हैं, उनका काम पैसों से चलता है, वो ठीक है, लेकिन ऑफिसर है ना, वो उनकी पूरी निगाह पैसे पे होती है, वो किस तरीके से अपना धन दौलत इकट्ठा करते हैं। आप एक तरफ कहते हो कि ये ऑफिसर्स कुछ नहीं करते, मैं थोड़ी जाऊंगा बुलडोजर चलाने, आपने ये भी कहा ना कि मैं थोड़ी बुलडोजर जाऊंगा चलाने, लेकिन आपको बुलडोजर और 15 साल के एमएलए हैं, आप बुलडोजर और भूख हड़ताल की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत बड़ी ताकत है। आप जैसे कहते हो ना कि अगर मुझको असेंबली में बोलना पड़ा तो मैं ही बोलूँगा, आप नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, आप ही बोलेंगे। लेकिन आपकी निगाह तेज़ होनी चाहिए, आपके हाथ का जो कलम है वो मजबूत होना चाहिए, आपके इरादे ताकतवर होने चाहिए, तो आप कुछ कर पाएंगे। वरना क्या होगा, लालच भी होगी, खौफ भी होगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बुलडोजर चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप कलम चलाइए। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन अमीन पटेल साहब डेवलपमेंट के नाम पर, जहाँ पर हमारे मुंबा देवी में डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट को लेकर वहीं पर हमारे पर पार्किंग का सबसे बड़ा इशू मुंबा देवी में पार्किंग है। वहीं पर अमीन पटेल पार्किंग इशू पे कोई मुद्दा उठाते ही नहीं सर। हमारे यहाँ पर बिल्डिंगें तो बन रही है, लेकिन बिल्डिंग की पार्किंग बिंदास बिकती है। पिछले 15 सालों में अमीन पटेल साहब को ये पार्किंग को दिखा ही नहीं। पार्क बिल्डर उनमें पार्किंग को लिटरली जो
जो रेसिडेंस उसको रेसिडेंस बना के बेच दिया है। और आज अमीन पटेल साहब बोलते हैं कि हम पार्किंग के ऊपर मुद्दे पे बात करेंगे सर। तो जब बिल्डिंग बनती है, जब रूम बिकने के बाद वहाँ पर लोग सेटल हो जाते हैं, उसके बाद अमीन पटेल साहब कहते हैं कि हम उस पर बात करेंगे। आज जब लोगों ने खरीद लिया, अगर कल उन्हें घर से निकाला जाएगा तो ये लोगों का ही नुकसान है। बहुत अच्छा सवाल किया है। ये मैं उनका इंटरव्यू, इससे पहले एक इंटरव्यू था ATV वालों को दिया था उन्होंने। बोले ये तो पार्किंग का मुद्दा है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अरे भैया, रॉकेट साइंस नहीं है। मुंबा देवी है, बाजू में मलबार हिल है। ये हमारी बॉर्डर जो है कुम्हारवाड़े की और इसकी, आप देखिए वहाँ पे अगर कोई बिल्डर काम करता है 33/7 में, मजाल क्या है कि पार्किंग का 1 इंच वो दबा ले। आप यहाँ कहते हो ना कि एक ईंटा कोई गैर कानूनी रख देवे, ये सिर्फ डायलॉग है। एक ईंटा नहीं, पूरी पूरी 10-10 माले की बिल्डिंगें खड़ी है। लेकिन मलबार हिल में कोई 1 इंच पार्किंग का दबा ले, रिफ्यूज एरिया दबा ले, नहीं, मुमकिन नहीं। उसी से हट लग कर हमारा जब मुंबा देवी शुरू होता है, यहाँ पे पार्किंग की चोरी, रिफ्यूज की चोरी, सारे गैर कानूनी कामों का, जैसे हम लोगों ने वो एजेंसी ले रखी है कि इसको करेंगे तो हम ही करेंगे और दूसरा कोई नहीं करेगा। ये इसके लिए है ना, देखिए आपको निगाह खुली रखनी चाहिए। आप कहते हो कि मुंबई महानगर पालिका का काम है ये, इसमें पिसता कौन है? आज मोहल्लों में गाड़ी चलाने की जगह नहीं है, रोड से गाड़ी नहीं जा सकती। अगर कोई अचानक कहीं जाना हो तो आप देखिए कि सीनियर सिटीजन्स को ले जाने के लिए गोद में ले जाना पड़ेगा नाके तक, गाड़ी में बैठाने के लिए। ये हाल है हमारे इलाके का, कौन बोलेगा? अच्छा, हमारे इलाके के लोग भी है ना, वो एकदम सुमुम बुकमुम, एकदम गूंगे बहरे अंधे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। इलेक्शन आता है, बस हम लोग ये देखते हैं कि बीजेपी को कौन हरा सकता है, शिवसेना को कौन हरा सकता है, हम जुट कर एकदम धड़ल्ले से वोट दे देते हैं। अरे बाबा, हम अगर गौर नहीं करेंगे कि हमारे इलाके की डेवलपमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? आज डेवलपमेंट के नाम पे तो बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है ना। यार मैं एक बात बताता हूँ कि कंजर्वेसी जो डिपार्टमेंट है ना, बी वार्ड में, ई वार्ड में, इससे पहले जो नगर सेवक थे वहाँ पे उस वक्त 450 कंजर्वेसी वर्कर्स थे। अब जो है 600 हो गए बी वार्ड में। उसमें होता क्या है मैं बताऊँ? 600 रुपया पर डे एक कंजर्वेसी के लेबर को BMC देती, जो लेबर है ना, उसके अलावा NGO के 600 लोग हैं। 600 इंटू 600 लेबर, कितना पैसा हुआ? करोड़ों रुपया महीने का होता है। उसमें क्या होता है मालूम? सूत्र ये बताते हैं, लोग ये बताते हैं कि पॉलिटिशियंस को एक भारी रकम। एक ज़माने में हम लोगों को ये पता चला कि कुछ लोगों को 1,00,000-1.5 लाख रुपया महीना, ऐसा लोग कहते हैं कि 1,00,000-1.5 लाख रुपया कंजर्वेसी डिपार्टमेंट से आता था। एक उसमें पाटिल था जो 10 साल से कंजर्वेसी में था, वो तो हम लोगों ने लेटरबाजी की कि उसका तबादला हुआ। एकदम लूट, मतलब सबसे ज़्यादा लूट अगर है तो कंजर्वेसी में है। नगर सेवक साहब अलग, लोग अलग। फलाने साहब ने फलानी को कह दिया कि इसको भी एडजस्ट करो, उसको भी एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप बता रहे कि हमारे बी वार्ड में सिर्फ, राइट, हमारे बी वार्ड में मोर देन 1200, अराउंड 1200 लेबर है। लेकिन जब हम देखते हैं कि हाउस गली साफ करने के लिए मुश्किल से 1 या 2 लेबर रहते हैं सर, या 2 लेबर है या तो 3 लेबर है हाउस गली साफ करने के लिए। ये इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ईमानदार नगर सेवक, ईमानदार MLA होना चाहिए, जो आपकी साफ सफाई के माल में, जो कहते हैं ना बहुत पाक साफ हैं लोग, ये मजदूरों के पैसों में चोरी करते हैं लोग। ताज्जुब होगा आपको सुनेंगे जब इनके गिरेबान पे आपकी निगाह जाएगी ना, तो ये आपको लगेगा जो चांद सितारों की बात करता है वो गटर में रहने लायक नहीं है। आप देखेंगे कि मुंबा देवी का जो इलाका है, अब ये 81 टेनेंट की बिल्डिंग है ना, उसमें साहब ने जो फंड दिया होगा, मेरे ख्याल से 3 लाख रुपए फंड दिया है, ऐसा वो बताते हैं लोग। 3 लाख रुपए का फंड आया और वो इस्तेमाल भी हो गया, ऐसा कहते हैं कि मतलब ये सारी चीज़ें होने से पहले वो सब हो गया। तो ये 2 लाख 3 लाख रुपए के फंड की कोई वैल्यू भी नहीं होती इतने बड़े काम में, क्योंकि कितने परसेंटेज तो पहले ही कट जाते हैं। एक सिस्टम है महाडा का। दूसरी चीज़ क्या है कि जो से मतलब रिपेयर के लिए फंड है महाडा में 100 करोड़ रुपए का। रईस शेख साहब ने इस बार जो है वो 500 करोड़ रुपए का मुतालबा किया कि इस फंड को 500 करोड़ रुपया करना चाहिए। 2014 में ये जब इलेक्शन के लिए आए थे तो उन्होंने ये किया कि हमने 200 करोड़ करा दिया। हालांकि सब बोगस है, पृथ्वीराज चौहान ने बोले 200 करोड़ कर दिया, कुछ नहीं हुआ। 100 करोड़ का फंड जो है वो तकरीबन 30-40 सालों से है, और वो फंड सर ये फंड किस चीज़ में यूज होता है? रिपेयर का फंड, रिपेयर महाडा जो हमसे शेष लेती है वो उसका फंड, रिपेयर के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड होता है रिपेयर के लिए।
कुछ नहीं है क्या उसमें, 100 करोड़ का फंड 19,000। आप हाउस गली के लिए ब्यूटिफिकेशन के लिए 4,500 करोड़ रुपया है, हाउस गली के लिए 1,000 करोड़ रुपया है, और जहाँ पे इंसानी जाने लगी हुई है वहाँ पे 100 करोड़ रुपये का फंड है। वो बीएमसी का फंड है, ये गवर्नमेंट का फंड है, 100 करोड़ रुपया की कोई वैल्यू नहीं है। इंसानी जानों की कुछ कदरें नहीं है, सिर्फ हम जबान पे चलते हैं, अच्छे डायलॉग्स पे चलते हैं। हम ना सर दिल जैसा से अच्छे हैं, ना दिमाग से अच्छे हैं, ना जबान से अच्छे हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि माडा को 100 मिलता है बिल्डिंग रिपेयर के लिए। वहीं पर हम देख रहे हैं सर, यहाँ पर बिल्डिंग इतनी डिलेबेड होकर गिर जाती है लेकिन उनको फंड ही नहीं मिलते हैं। अरे बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। टेनेंट सबसे ज़्यादा मुंबई में अगर कोई पीस रहा है तो शेष प्रॉपर्टी का टेनेंट है। जो महाडा के अंडर में जो बिल्डिंगें आती हैं वो टेनेंट है। अगर बिल्डर के पास गई, नसीब से अच्छा बिल्डर मिल गया तो रीडेवलपमेंट हो गया। आज 16,000 बिल्डिंगों में सिर्फ 3,000 बिल्डिंगों का रीडेवलपमेंट हुआ है। जिस रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं तो वो 100 साल में मुंबई नहीं बदलेगा।